दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज के इस एपिसोड में हम बीते हफ्ते की 2 अंतर्राष्ट्रीय खबरों का विश्लेषण करेंगे। आज सबसे पहले समझेंगे कि श्रीलंका संकट क्या है और भारत के लिए इसमें क्या अवसर है। दूसरी खबर में समझेंगे कि हाल ही में हुए बिम्स्टेक सम्मेलन में क्या कुछ हुआ और क्या यह सार्क संगठन का विकल्प बन सकता है। लेकिन सबसे पहले बात श्रीलंका क्राइसिस की। बीते कुछ हफ्तों से आप खबरों में सुन रहे होंगे कि पड़ोसी देश श्रीलंका संकट के दौर से गुजर रहा है। सुना होगा कि श्रीलंका आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। वहां हालत इतनी खराब हो गई है कि सरकार को आपातकाल तक लगाना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी कैबिनेट तक ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं सत्ताधारी गठबंधन ने संसद में अपना बहुमत खो दिया है। हालांकि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने विपक्ष को सरकार में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन विपक्ष ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया है। लोग सड़कों और गलियों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका में महंगाई इस कदर बढ़ी है कि लोगों का खर्च 4 गुना तक बढ़ गया है। एक कप चाय के लिए लोगों को 100 रुपए तक की कीमत चुकानी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के लिए ऐसी मारामारी है कि सरकार को पेट्रोल पंपों पर सेना की तैनाती करनी पड़ी है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जब महंगाई आसमान छू रही है, तब पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए मारामारी क्यों हो रही है। असल में इसी सवाल में श्रीलंका संकट का जवाब छुपा हुआ है। हुआ ये है कि श्रीलंका का खजाना खाली हो गया है। वहां का विदेशी मुद्रा भंडार धीरे धीरे खाली हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार के खत्म होने से श्रीलंका 2 बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है। पहली दिक्कत ये कि श्रीलंका जरूरी सामानों का भरपूर आयात नहीं कर पा रहा है। इसके चलते वहां डीजल पेट्रोल की किल्लत हो गई है और इसलिए पेट्रोल पंपों पर लोगों की लाइन लगी है। कोई हिंसक घटना ना हो, इसलिए वहां सेना की तैनाती कर दी गई। दूसरी दिक्कत ये कि विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होने से श्रीलंका अपना विदेशी कर्ज नहीं चुका पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका को जितने कर्ज का भुगतान करना है, उसके बराबर भी विदेशी मुद्रा उसके रिजर्व में नहीं है। ऐसे में उस पर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदना है और उसकी कीमत के बराबर धन आपके पास ना हो, फिर भी आपने कुछ कर्ज लेकर उस सामान को खरीद लिया। लेकिन जब कर्ज चुकाने का वक्त आए, तब आप उस कर्ज को चुका पाने में नाकाम हो जाएं। ऐसे में कर्ज देने वाला आपकी संपत्तियों पर कब्जा कर सकता है। ऐसी स्थिति को ही दिवालिया होना कहते हैं। हालांकि आगे बढ़कर भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या भारत की मदद श्रीलंका के लिए काफी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने मदद के नाम पर अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। पूरे मामले पर बात करेंगे, जानेंगे कि श्रीलंका का यह संकट भारत पर क्या असर डालेगा। श्रीलंका का यह संकट भारत के लिए कैसे अवसर लेकर आया है, इस पर भी बात करेंगे। पहले विदेशी मुद्रा की अहमियत को समझते हैं। दरअसल किसी भी देश की इकोनॉमी में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त होना कई नजरिए से बेहद जरूरी होता है। अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा नहीं है, तो ऐसे हालात में वह किसी सामान को आयात करने की स्थिति में नहीं होगा। मान लीजिए भारत को तेल आयात करना है, तो इसके लिए भारत के पास डॉलर होना जरूरी है। तेल उत्पादक देश बिना डॉलर के लंबे समय तक तेल देने से मना कर देंगे। जाहिर है इससे तेल के उत्पादन पर असर पड़ेगा और इसका सीधा असर सरकार के राजस्व पर पड़ेगा। श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। श्रीलंका पिछले दशक से 2 तरह के संकट का सामना कर रहा है। एक है राजकोषीय घाटा, दूसरा है व्यापार घाटा। घाटे की यह स्थिति श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार के खाली होने की सबसे बड़ी वजह बनी। हम आपसे यहाँ यह भी साझा करना चाहते हैं कि इस विषय पर हमने पहले भी चर्चा की है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर उस चर्चा को सुन सकते हैं। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। असल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्विक मुद्रा में होता है। किसी सामान के आयात निर्यात के लिए उसी वैश्विक मुद्रा का हम इस्तेमाल करते हैं। आयात निर्यात के लिए जिस वैश्विक मुद्रा का जिक्र किया गया है, उसका तात्पर्य अमूमन अमरीकी डॉलर से होता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में अमरीकी डॉलर की पहचान एक वैश्विक मुद्रा की बन गई है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उसमें लगभग 64% अमरीकी डॉलर होते हैं
और यही स्थिति डॉलर को एक इंटरनेशनल करेंसी बनाती है। दुनिया भर का करीब 85% व्यापार डॉलर में होता है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कर्जों का लेन देन भी डॉलर में ही होता है। इसीलिए श्रीलंका न सामानों का आयात कर पा रहा है, ना ही वो कर्जों को चुका पा रहा है। अब सवाल है कि आखिर श्रीलंका कर्ज के इस दलदल में कैसे फंसा। असल में श्रीलंका ने अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए काफी कर्ज लिया है। अंबनटोटा पोर्ट और कोलंबो पोर्ट इसके बड़े उदाहरण हैं। लेकिन इसमें किए गए निवेश से श्रीलंका की सरकार कुछ खास कमा नहीं सकी। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका कर्ज में डूबता चला गया। अब इस पर कर्ज लौटाने का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन वो कर्ज लौटा नहीं पा रहा है। श्रीलंका जिन कर्जों से घिरा है, उसमें चीन का नाम लगातार सामने आ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका पर करीब 45 बिलियन डॉलर का कर्ज है। इसमें करीब 8 अरब डॉलर सिर्फ चीन का है, यानी कुल कर्ज का करीब छठा हिस्सा श्रीलंका ने चीन से लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में अभी केवल 2.3 अरब डॉलर बचे हैं। एम्स्टर्डम स्थित थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के मुताबिक श्रीलंका को इस साल 7 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है, जिसमें सॉवरेन बॉन्ड का 1 अरब डॉलर भी शामिल है। मतलब ये कि श्रीलंका को सिर्फ कर्ज के लिए 4.7 अरब डॉलर की जरूरत है। बाकी जरूरी सामानों के आयात के लिए धन की चिंता अलग है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में भारत ने श्रीलंका को कई बार मदद भेजी है। फरवरी में श्रीलंका के तत्कालीन विदेश मंत्री GL पेरिस 3 दिन के दिल्ली दौरे पर आए थे। इसके बाद मार्च में श्रीलंका के तत्कालीन वित्त मंत्री बसिल राजपक्षे भी भारत दौरे पर आए। इस दौरान भारत ने वित्तीय मदद की पेशकश की और भारत ने मदद की भी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2022 के शुरू से अब तक श्रीलंका को 2.4 अरब डॉलर की मदद भेज चुका है। मदद की यह राशि श्रीलंका के बचे कर्ज का लगभग आधा हिस्सा है। लेकिन जानकारों का यह भी मानना है कि श्रीलंका जिस गहरे वित्तीय संकट में फंसा है, उससे बाहर आने के लिए उसे व्यापक मदद की जरूरत होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था यह भूमिका निभा सकती है। भारत अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका को इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए, लेकिन सवाल है कि ऐसा कब तक चलेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से देखें तो श्रीलंका का यह संकट भारत के लिए एक अवसर की तरह भी है। श्रीलंका जैसे देश में प्रतिद्वंदी चीन हमेशा ही भारत के लिए चुनौती रहा है। पिछले कुछ सालों से श्रीलंका में बढ़ रही चीनी गतिविधियों की वजह से भारत के साथ इसके रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक ओर चीन जहां भारत श्रीलंका रिश्ते में दरार पैदा करता रहा है, वहीं हिंद महासागर में वह भारत के सामने सामरिक चुनौती भी पेश कर रहा है। इसलिए इससे पहले कि चीन श्रीलंका का हिमायती बनकर उसके संकट को दूर करने के लिए आगे आए, भारत को चाहिए कि वो श्रीलंका से अपनी नजदीकी बढ़ाए और उसे विश्वास दिलाए कि वो श्रीलंका का सच्चा मित्र है। दूसरी ओर अक्सर ही ऐसा देखने में आया है कि श्रीलंका में जब भी कोई संकट पैदा होता है, वहां के नागरिक भारत में पलायन कर जाते हैं। वे हिंद महासागर के रास्ते तमिलनाडु में दाखिल हो जाते हैं। करीब 1 दशक पहले जब श्रीलंका गृह युद्ध का सामना कर रहा था, तब भी वहां के लोगों ने भारत का रुख किया था। ऐसी खबरें हैं कि हालिया संकट के बाद वहां के नागरिक एक बार फिर से भारत पलायन कर रहे हैं। असल में इस तरह के पलायन से भारत के संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ जाती है। अगर यह संकट जल्दी खत्म नहीं हुआ तो भारत में पलायन की रफ्तार में तेजी आ जाएगी। बहरहाल श्रीलंका का संकट कब खत्म होता है और वहां की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कब सामान्य होती है, ये देखने वाली बात होगी। हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो में 5वें बिमस्टेक सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन हुआ। 2018 के बाद ये पहला मौका है जब बिमस्टेक के सदस्य देशों ने सम्मेलन का आयोजन किया। श्रीलंका इस सम्मेलन का अध्यक्ष था, यानी उसकी मेजबानी में सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में सहयोग गतिविधियों के 7 स्तंभों पर जोर दिया गया, जिसमें सभी 7 सदस्य देशों के हिस्से एक जिम्मेदारी आई है। जिन 7 स्तंभों की बात की गई है, सुरक्षा उनमें से एक है। इसका नेतृत्व भारत करने वाला है। इसके तहत आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन
और ऊर्जा में सहयोग की जिम्मेदारी भारत की होगी। वहीं व्यापार और निवेश का नेतृत्व बांग्लादेश, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की अगुवाई नेपाल तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग के लिए श्रीलंका जिम्मेदार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक के बजट को बढ़ाने के लिए 7.6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इसका मकसद बिम्स्टेक सचिवालय की क्षमता को मजबूत करना है। बिम्स्टेक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करने के लिए भारत ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित बिम्स्टेक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के दायरे को और बढ़ाने की बात कही है। वैसे तो बिम्स्टेक 25 साल पहले ही वजूद में आ गया था, लेकिन अब तक 5 बार ही इसके शिखर सम्मेलन आयोजित हो सके हैं। दूसरी ओर जब से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थिति बिगड़ी है, तब से बिम्स्टेक को सार्क के विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा है। इसलिए आज बिम्स्टेक पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे इसकी बुनियाद डालने के पीछे क्या मकसद थे। इस पर भी बात करेंगे कि बिम्स्टेक को सार्क के विकल्प पे क्यों देखा जाने लगा है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक एक संक्षिप्त रूप है जिसकी फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यह बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने वाला संगठन है। इसलिए बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती देश इसके मेंबर हैं। ये देश हैं भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। यह संगठन बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया। जब इस समूह की नींव रखी गई थी, तब 4 देश बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड ही इसके सदस्य थे। तब इस समूह का नाम था बिस्ट ईसी। यहाँ ईसी का अर्थ था इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी आर्थिक मामलों में सहयोग। बाद में म्यांमार, नेपाल और भूटान इस सहयोग में शामिल हुए। इसके बाद इस समूह का नाम बदलकर बिम्स्टेक रख दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय शुरू हुई भारत की लुक ईस्ट नीति के तहत बिम्स्टेक की शुरुआत हुई थी। इस पहल के तहत बंगाल की खाड़ी से सटे देशों के साथ बिम्स्टेक शुरू किया गया। उसमें जितने भी देश हैं, उनमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार की पहुंच बंगाल की खाड़ी तक है। नेपाल और भूटान जमीन से घिरे हुए हैं, मतलब लैंडलॉक्ड हैं, मगर उनका पोर्ट एक्सेस बंगाल की खाड़ी के पास है। बिम्स्टेक एक सहयोगात्मक संगठन है जिसका उद्देश्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के बीच प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। शुरुआती वर्षों में व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्य पालन, परिवहन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया गया। लेकिन बाद में कृषि, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, संस्कृति, जनसंपर्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को भी इसमें शामिल किया गया। यह तो बात हो गई बिम्स्टेक के बारे में। अब आप यह भी जानना चाह रहे होंगे कि बिम्स्टेक सार्क का विकल्प कैसे हो सकता है। इसी संदर्भ बिंदु से बात शुरू करें तो बीते कुछ सालों में देखा गया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क संगठन कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इसकी सबसे बड़ी वजह है। समय समय पर दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव से सार्क जैसे मंच के भविष्य को धक्का लगा है। 2016 में जब उरी आतंकवादी हमला हुआ, तब भारत ने इस्लामाबाद में पहले से ही तय सम्मेलन का बहिष्कार किया था। भारत के रुख को देखते हुए बाकी सदस्य देशों ने भी सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। तब से लेकर आज तक सार्क की बैठक नहीं हो सकी है। पाकिस्तान की हरकतों के चलते भारत उसे अलग थलग भी करना चाहता है। इस वजह से भारत सार्क के बदले बिम्स्टेक को ज्यादा प्रमुखता दे रहा है। यह इस लिहाज से भी सही है कि सार्क में जितने भी देश हैं, उनमें मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देश बिम्स्टेक में हैं। इसलिए रणनीतिक रूप से पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की कोशिश कामयाब भी होती दिख रही है। लेकिन वजहें सिर्फ इतनी ही नहीं हैं। असल में सार्क के सभी सदस्य दक्षिण एशिया के देश हैं, लेकिन बिम्स्टेक में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों के देश मेंबर हैं। भारत का मानना है कि यह संगठन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सेतु की तरह काम करता है। इसलिए भारत बिम्स्टेक के जरिए आसियान देशों के साथ संपर्क बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। म्यांमार और थाईलैंड भारत को दक्षिण पूर्वी इलाकों से जोड़ने के लिए बेहद अहम हैं। इससे भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। इससे इतर सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए भारत को ऐसे क्षेत्रीय संगठन की जरूरत है जिसके सदस्य देश आतंकवाद के मुद्दे पर वैचारिक रूप से एकमत हों।
चौथे सम्मेलन के काठमांडू घोषणा पत्र में भी सीमा पार आतंकी गतिविधियों से लड़ने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन, पर्यटन, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन सहित क्षेत्रीय सहयोग मजबूत बनाने के लिहाज से भी बिम्स्टेक भारत के लिए प्रासंगिक हो चला है। साथ ही भारत की बिम्स्टेक में सक्रिय भागीदारी से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, बिम्स्टेक सदस्यों से बहुस्तरीय संबंध स्थापित कर भारत अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को गति प्रदान कर सकता है। लेकिन भारत की इस योजना को कागज से जमीन पर उतार कर लाना चुनौतीपूर्ण है। इसकी वजह है कि सार्क और बिम्स्टेक दोनों की हालत लगभग एक जैसी हो गई है। असल में पिछले 30 सालों से सार्क मितप्राय स्थिति में है। इसका कारण यह है कि सार्क के सम्मेलन तो नियमित रूप से होते रहे हैं, लेकिन इनमें कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाया गया। बिम्स्टेक में भी हर 2 साल पर सम्मेलन की योजना है, लेकिन अपने 25 साल पूरे करने के बाद भी बिम्स्टेक सिर्फ 5 बार ही अपनी बैठक कर सका है। कछुए की गति से चल रहा कामकाज इस संगठन के विकास की राह में बड़ा रोड़ा है। इसलिए जब भारत बिम्स्टेक को सार्क के विकल्प के रूप में देख रहा है, तब उसके लिए जरूरी है कि वो अनौपचारिक रूप से बिम्स्टेक के लीडर की भूमिका निभाए और इसके व्यावहारिक प्रतिबद्धताओं के लिए एक मिसाल कायम करे। भारत को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि वो बिम्स्टेक का सबसे बड़ा सदस्य है, लेकिन मजबूत नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाने के कारण उसकी हमेशा आलोचना होती रही है। इससे यह भी पता चलता है कि सदस्य देश भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। उधर चीन बेल्ट और रोड इनिशिएटिव और चीन पाक आर्थिक गलियारे के जरिए दक्षिण एशिया में दरोगा बनने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो भारत के पड़ोसी देशों को भारत से अलग थलग करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह बेहद अहम हो चला है कि वह बिम्स्टेक में सक्रिय भूमिका निभाए और अपने पड़ोसी देशों को सहेज कर रखे। इससे पड़ोसी देशों के साथ चीन से तंग आ चुके आसियान देशों से भी भारत की नजदीकियां बढ़ेंगी। बहरहाल बिम्स्टेक कई नजरिए से भारत के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, मगर देखने वाली बात होगी कि भारत बिम्स्टेक को सहेज कर रख पाता है या नहीं। बड़ी खबरों के बाद दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। श्रीलंका के बाद दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भी भयंकर महंगाई के चलते उथल पुथल की खबरें आ रही हैं। ईंधन और उर्वरक कीमतों में इजाफा के चलते राजधानी लीमा सहित कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन की खबरें रिपोर्ट हुई हैं। हालात को बेकाबू देख राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने लीमा और कलाओ शहर में कर्फ्यू का ऐलान किया है। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति कैस्टिलो पेरू में बढ़ रही महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। पिछले 8 महीनों में उन पर 2 बार महाभियोग चलाने की भी कोशिश हो चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे शहर बूचा में रूसी सैनिकों द्वारा नरसंहार की खबरें सामने आई हैं। एक फेसबुक पोस्ट में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना ने लोगों के हाथ बांधकर उनके सिर में गोलियां मारी हैं। यूक्रेनी सरकार का दावा है कि इससे 300 से ज्यादा नागरिकों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। 1949 में हुए जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक युद्ध के दौरान आम नागरिकों को टारगेट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसे युद्ध अपराध माना जाएगा। युद्ध अपराध से जुड़े मामलों की सुनवाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में होती है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के शहर द हेग में है। उधर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को परमाणु हमले की चेतावनी दी है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन की बहन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दक्षिण कोरिया हमला करता है तो उत्तर कोरिया परमाणु बम से जवाबी कार्रवाई करेगा। असल में बीते दिनों दोनों ही मुल्कों के बीच तल्खी तब और बढ़ गई जब उत्तर कोरिया ने प्रतिबंधित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 17 का परीक्षण किया। इस पर दक्षिण कोरिया के साथ साथ जापान ने भी अपनी चिंता जाहिर की थी। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लंबी रेंज की मिसाइल होती है और इसकी न्यूनतम रेंज करीब 5500 किलोमीटर होती है। नागोर्नो कराबाख के ऐतिहासिक विवाद को सुलझाने के लिए आर्मेनिया ने शांति वार्ता की इच्छा जताई है। इसके मद्देनजर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव ने अपने विदेश मंत्रियों को दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। असल में नागोर्नो कराबाख एक इलाका है जिसको लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ऐतिहासिक लड़ाई है। इस पूरे मामले को समझने के लिए आप हमारा पुराना एपिसोड देख सकते हैं। सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवालों को। पहला सवाल, श्रीलंका का आर्थिक संकट भारत के लिए एक अवसर क्यों है?
श्रीलंका में आने वाला संकट भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है, मूल्यांकन कीजिए। दूसरा सवाल, बिम्स्टेक को सार्क के विकल्प के तौर पर देखे जाने के क्या कारण हैं? बिम्स्टेक में भारत की सक्रियता दक्षिण एशिया में चीन की बढ़त को कैसे कम करेगी, वर्णन कीजिए। आज की दुनिया इस हफ्ते के बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नई कहानियों के साथ जो आपकी और हमारी दुनिया को बदल रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार।